अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉमर्स गट्स। मैं हूं आपका टीचर उमैर और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको मदद देंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। वेलकम बैक गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो इनकम टैक्स के 6 लेक्चर मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जिसके अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी के एमसीक्यूज हैं, इनकम फ्रॉम जो एग्जाम्शन का जो चैप्टर है उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और जो डेफिनेशंस ऑफ इनकम टैक्स है उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। लिंक ऊपर मौजूद है, आप उसको क्लिक करके अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को पहले देख लें। ये आज हमारा 7th लेक्चर है जिसके अंदर हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम व्यूवर्स से कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो आपको तरतीब से मिलते रहें। तो चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का वो क्या है? नंबर 1, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज mentioned in section dash of income tax ordinance 2001। उसका ये कहना है कि जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के किस सेक्शन के अंदर उसके बारे में बताया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसकी जो डेफिनेशन या उसके बारे में जो बात की जा रही है उसके लिए जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन है? 15 सेक्शन है। कौन सा 15 सेक्शन है जिसके अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की डेफिनेशन और तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ऑप्शन डी है। ए ऑप्शन था सेक्शन 11, 12, 13, 15। 12 जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी का है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है जो कि है सेक्शन 15(1) सब सेक्शन 1। नंबर 2 एमसीक्यूज की तरफ अंडर सेक्शन 15। अब देख लें, उसने फिर बता दिया। यहाँ ऊपर हमने पहले डिसाइड ये किया कि सेक्शन कौन सा था। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या आ गया कि उसी सेक्शन के बारे में पूछ रहा है कि उसके अंदर क्या अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टर्म प्रॉपर्टी मीन्स। अच्छा, यहां इंपॉर्टेंट बात आप जहन में रखें, जो प्रॉपर्टी है इनकम टैक्स में प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? प्रॉपर्टी से मुराद 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा। प्रॉपर्टी में 2 चीजें शामिल हैं, एक है जी लैंड और दूसरी है बिल्डिंग। ये कहलाती हैं प्रॉपर्टी। अब सवाल ये पैदा होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होती है? तो याद रखिएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होती है? लैंड और बिल्डिंग से जो आने वाला रेंट है वो रेंट जो होता है वो आपकी क्या कहलाती है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाती है। अब इस एमसीक्यूज के अंदर सिर्फ वो ये पूछ रहा था कि ये बता दें कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 15 है उसके अंदर प्रॉपर्टी से मुराद क्या है। तो प्रॉपर्टी से मुराद मैंने आपको बता दिया क्या है, लैंड और बिल्डिंग। इसके अलावा कोई भी चीज प्रॉपर्टी में शामिल नहीं है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है। वैसे तो हम ये कहते हैं जी ये पेन मेरी प्रॉपर्टी है जी, ठीक है, ये मेरा जनाब बाइक मेरी प्रॉपर्टी है जी, डोंट टच माई प्रॉपर्टी विदाउट माई परमिशन, ये हम डायलॉग बोलते रहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पे जो बात समझने की है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ 2 ही चीजों को
कहा गया है कि ये प्रॉपर्टी है, वो क्या है? नंबर 1 लैंड एंड नंबर 2 इज बिल्डिंग। अब सवाल तीसरा ये है कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होती है? तो याद रखिएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होती है? लैंड और बिल्डिंग, ये जो दो मैंने आपको आइटम्स बताए हैं, इनसे आने वाला जो रेंट होता है, वो रेंट जो आप रिसीव कर रहे होते हैं, उसको सेक्शन 15 ये कहता है कि वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कोई और चीज प्रॉपर्टी में शामिल नहीं है। तो यहां से आप खुद ही बता देंगे, आप ऑप्शन सर कहेंगे जी सर हमें तो समझ आ गया। तो सेकंड ऑप्शन में क्या था? अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, टर्म प्रॉपर्टी मींस बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, बोथ ए एंड बी। अब आप बताएं कौन सा होना चाहिए? बिल्डिंग भी शामिल है और लैंड भी, लिहाजा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस MCQs। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड MCQs की तरफ। अमाउंट ऑफ रेंट डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द सिमिलर लोकेलिटी इज नोन एज। अब ये क्या टर्म है? एक टर्म है, मैं आपको पहले थोड़ा सा, मैं साथ साथ लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन साथ में आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि MCQs खाली आपको बता दिया जाए इसमें ये आता है तो वो आप बाद में पेपर में कैसे आप जो है ना, वो स्टूडेंट्स जिनका टैक्स का बैकग्राउंड नहीं है या कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए मसला हो सकता है। लिहाजा थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा लेकिन मैं आपको 7 चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यों है। तो एक टर्म है जिसको हम कहते हैं FMV, इसको कहते हैं जी फेयर मार्केट वैल्यू। अब ये फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है? मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं कि पहले फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है, फिर इस MCQs की तरफ हम आते हैं। देखें, मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं कि मेरा एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट A नाम है उसका जी, वो मेरे पास आया, उसने कहा सर मुझे एक घर चाहिए किराए पे। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं आपको 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रेंट पे देता हूँ, ये घर मेरा है, आप यहाँ पे रहें। तो रेंट मैंने उससे कितना पर मंथ का 10,000, एनुअल कितना बन जाएगा? एनुअल बन जाएगा 1,20,000 रुपये, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1,20,000 रुपीज़ पूरे साल का रेंट बनता है। अब याद रखिएगा, इनकम टैक्स पूरे साल का होता है, एक मंथ का नहीं होता। अब हुआ ये, मैंने तो उसको 10,000 रुपये रेंट पे एक घर दे दिया, लेकिन आपको मज़े की बात ये बताऊं, वो जो घर का रेंट था, क्योंकि मेरा स्टूडेंट था तो मैंने उसके साथ रियायत की। हालांकि उस लोकेलिटी के अंदर, उस लोकेलिटी जिस जगह मेरा घर है, उस जगह पर मैं जितना मेरा घर बना हुआ है, जैसा मेरा घर बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी 2 कमरे हैं उसके अंदर, तो जैसा मेरा घर बना हुआ है वैसा ही घर अगर उसी इलाके के अंदर, सिमिलर लोकेशन के अंदर, सिमिलर लोकेलिटी के अंदर वो घर लिया जाए जिस तरह के मेरा घर था, अगर कोई और बंदा रेंट पे लेता तो उसको वो पता है कितने का मिलता? रेंट पे जो मिलता वो मिलता 12,000 रुपये। मैंने अपने स्टूडेंट को कितने में दे दिया? 10,000 रुपये में। अब मुझे ये बताएं, मैंने उसको सस्ता दिया ना? अगर बात की जाए, मैं आपसे पूछूं, ये बताओ कि उस मार्केट, उस इलाके के अंदर रेंट की वैल्यू कितनी होती है आम 2 कमरों के घर की? तो आप कहेंगे जी नॉर्मली वो घर में वहां मिलते हैं 12,000 रुपये के। मींस ये जो आपने वैल्यू बताई है, ये है फेयर मार्केट वैल्यू। के जैसे आप प्रॉपर्टी वाले के पास जाते हैं ना, उसको कहते हैं जी हमें इस इलाके के अंदर घर चाहिए, तो आपको कहता है जी यहाँ पे प्रॉपर्टी का ये रेट चल रहा है। इसका मतलब वो जो रेट होता है वो फेयर मार्केट रेट होता है। ठीक है, तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू होती है जो उस लोकेलिटी के अंदर सिमिलर घर जो हैं आपस में, एक एक जैसे 2-2 कमरों के जो घर हैं, उनका जो रेंट चल रहा होता है, उस रेंट को, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू। बात समझ रहे हैं? अब कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि रेंट की वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, या तो उसके बराबर हो, ठीक है, या उससे कम
नहीं होनी चाहिए। तो ये लॉ कहता है कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो होनी चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू रेंट के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन हमने क्या किया है, मैंने तो उससे 10,000 रुपये रेंट ले रहा हूँ, हालांकि रेंट 12,000 रुपये बनता था अगर उस इलाके के अंदर देखा जाए, तो मैंने उससे रेंट कम लिया है। तो इनकम टैक्स वाले ये कहेंगे भाई ये आपकी गलती है, आपको 12,000 लेना चाहिए था लेकिन आप 10,000 ले रहे हैं। तो अब इनकम टैक्स वाले कहेंगे हम आप पे टैक्स लगाएंगे 12,000 रुपये के हिसाब से, ना कि 10,000 रुपये के हिसाब से। क्यों कि 2,000 रुपये जो आपने कम किया वो आप अपनी बेस पे किया है, क्योंकि हाँ जो टैक्स होगा वो किस बेस पे लगेगा, फेयर मार्केट रेंट के हिसाब से। और मैंने आपको रूल बता दिया है, फेयर मार्केट रेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए रेंट के। रेंट कभी भी फेयर मार्केट वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? या इधर एक रूल होता है विच एवर इज हायर। रूल क्या होता है? विच एवर इज हायर, ये रूल है। इन दोनों में से जो हायर वैल्यू है वो कौन सी है? हमने रेंट लिया 10,000 और जो हमारे पास फेयर मार्केट रेंट था वो कितना था? 12,000। तो दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 12,000। इस पर टैक्स लगेगा। अच्छा एक और सिचुएशन बताता हूँ। मार्केट में रेंट था 10,000, हम एक बंदे से 12,000 ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो आप मुझे बताओ ना, क्या रेंट टैक्स फेयर मार्केट रेंट के हिसाब से होना, फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए? नहीं, रूल वही है जो विच एवर इज हायर। 2,000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, तो 12,000 पे टैक्स लगेगा। मींस विच एवर इज हायर, जो मर्जी केस हो जाए, हायर जो वैल्यू होगी उस पर टैक्स होगा, ये याद रखें आप लोग। ठीक है, तो यहां जो एमसीक्यूज था इस पर काफी तफसील से बात हो चुकी है। अब जरा एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। अमाउंट ऑफ रेंट डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। सिमिलर प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी, क्या मतलब? उसी इलाके के अंदर इन द सिमिलर लोकेलिटी इज नोन एज, कि अमाउंट ऑफ रेंट किसकी बेस पे डिटरमिन की जाती है? रेंट की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया किसकी बेस पे हम निकालेंगे? फेयर मार्केट रेंट की बेस पे, कि जो आपका रेंट है क्या वो फेयर मार्केट रेंट से सिमिलर है या नहीं है, उसके साथ हम क्या करेंगे? उसको कंपेयर करेंगे। लिहाजा ऑप्शन जो हमारे पास सी है वो इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15(4) रेंट रिसीव शुड बी। वो कहता है जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 है 4, इसके अंदर बेसिकली पता है क्या बताया गया है? फेयर मार्केट रेंट के बारे में बताया गया है। ये जो सेक्शन है, आप अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 15 जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का उसका सब सेक्शन 4 देखेंगे तो उसके अंदर फेयर मार्केट रेंट के बारे में बताया गया। और क्या बताया गया? ये ऊपर जो मैंने आपको रूल बताया था अभी, कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15(4) रेंट रिसीव शुड बी। रेंट जो आप रिसीव कर रहे हैं वो कितना होना चाहिए? हमेशा नॉर्मली वो क्या होना चाहिए? कभी भी वो फेयर मार्केट रेंट से कम नहीं होना चाहिए। मींस इक्वल्स टू फेयर मार्केट रेंट होना चाहिए। ये करेक्ट ऑप्शन है। मैंने आपको कहा था फेयर मार्केट रेंट से कम ना हो। ये रूल कहता है कि वो जितना आप रेंट रिसीव कर रहे हैं उतना ही रेंट उधर उस इलाके के अंदर होना चाहिए। लिहाजा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। लेकिन अगर आप ज़्यादा भी ले रहे हैं तो फिर ज़्यादा पे टैक्स लगेगा। लेकिन इस हवाले से यहाँ जो सेक्शन क्या कह रहा है वो ये कहता है कि जो भी आप रेंट रिसीव करो वो कितना होना चाहिए? शुड बी इक्वल टू फेयर मार्केट रेंट जो भी उस इलाके के अंदर है। लिहाजा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। रेंटल इनकम ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज। याद रखिएगा एग्रीकल्चर जो लैंड होता है उससे जो भी आप फॉर एग्जांपल मेरी एक ज़मीन है उस पर खेती बाड़ी होती है, ठीक है, काश्तकारी की जाती है, कोई भी फसल उगाई जाती है, उसको मैंने ज़मीन को मैंने किराए पे दिया हुआ है, ठीक है, मैंने लैंड को दिया हुआ है एक बंदे को कि वो फसल वगैरह उगाता है, तो वो मुझे किराया देगा, लाजमी बात है उस लैंड का जो भी है वो मुझे पैसे देगा। तो याद रखिएगा एग्रीकल्चर जो लैंड होती है उससे जो भी इनकम आती है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है और वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल
नहीं होती। तो यहाँ वो कह रहा है कि रेंटल इनकम ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज फुली टैक्सेबल, फुली एग्जाम्प्ट। तो याद रखिएगा ये फुली एग्जाम्प्ट होती है। क्या होती है? फुली एग्जाम्प्ट। और याद रखिएगा एग्रीकल्चर लैंड से जो भी इनकम आती है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है किधर शामिल है? वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, और उधर भी जाके एग्जाम्प्ट ही होती है वैसे वो। बात समझ रहे हैं? तो लिहाजा जो भी एग्रीकल्चर लैंड से जो भी आपको रेंट आता है, जो भी इनकम आती है वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। लिहाजा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर एमसीक्यूज। सिक्स्थ एमसीक्यूज क्या है जी? रेंटल इनकम ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट और फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। कहता है कोई भी रेंटल इनकम है, प्रॉपर्टी से आपको रेंट आ रहा है, और वो जो प्रॉपर्टी है वो किसके अंडर है? किसी भी ट्रस्ट के अंडर है, या रिलीजियस कोई भी मस्जिद है, ठीक है, उसने आगे ज़मीन है, ज़मीन मस्जिद वालों ने आगे रेंट पे दी हुई है। तो याद रखिएगा जितने भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी ट्रस्ट हैं, इनकी जो भी रेंट से इनकम होती है वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। ठीक है, जो भी रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होती है किन की? ये जितने भी आपके पास ट्रस्ट वगैरह हैं, रिलीजियस इदारे हैं, इनकी जो भी प्रॉपर्टी की इनकम होगी वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। लिहाजा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज इसी एमसीक्यू से लिंक्ड है। रेंटल इनकम ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मुझे अभी बताएं, ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि एक रेंटल इनकम है, वो ओन कौन कर रहा है? नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी उससे कमाएगा वो क्या होगा? एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। ठीक है जी, वही बात है, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एट्थ एमसीक्यूज, रेंट फॉर द टैक्स ईयर इज टैक्सेबल ऑन। रेंट जो है वो किस बेस पे टैक्सेबल किया जाता है? ये ऑप्शन है हमारा एट्थ। अब याद रखिएगा जो रेंट होता है ना, रेंट, वो याद रखिएगा वो किस बेस पे हम टैक्सेबल करते हैं? एक्रूअल। किस बेस पे? एक्रूअल बेसिस। अब एक्रूअल बेसिस आपको पता होना चाहिए, एक्रूअल बेसिस क्या होती हैं? एक्रूअल बेसिस का मतलब ये होता है कि आपको पैसे वसूल हों या ना हो, हम उसको क्या मानेंगे? रेंट। एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एक बंदे को आपने रेंट पे घर दिया हुआ, और उस बंदे ने आपको 11 महीने का किराया दिया है। 10,000 रुपये रेंट था, और 10,000 रुपये रेंट है, तो वो आपको 11 महीने का किराया दे चुका है। तो 11 महीने का बन गया 1,10,000 रुपये। लेकिन हुआ ये 1 महीने का उसने किराया नहीं दिया। साल में होते हैं 12 महीने, और टैक्स जो होता है वो 12 मंथ्स पे लगता है। अब 1 महीने का किराया आपको नहीं मिला, आप कहें जी मुझे तो पैसे आए 1,10,000 रुपये, ऐसे ही है ना? आपको 1 महीने का किराया ही नहीं मिला, वो कोई मसला हो सकता है उस बंदे का, उसने कहा बाद में दूंगा, लेकिन टैक्स आप पे 12 महीने के हिसाब से लगेगा। 12 महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको इनकम कितनी बनती? 10,000, इसमें और ऐड करें 1,20,000 रुपये। इस पे आप पे क्या लगेगा? टैक्स। इसका मतलब ये हुआ बेशक पैसे रिसीव हों, रिसीव्ड, या अभी रिसीव होने हैं, रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब होता है रिसीव होने हैं, रिसीव हो चुके हैं या रिसीव होने हैं, हम उन सब को शामिल करेंगे किसकी अमाउंट के अंदर? रेंट की अमाउंट के अंदर, और सब पे टैक्स लगाएंगे। मतलब एक्रूअल बेसिस का मतलब ये होता है कि आपको वेदर कैश रिसीव हुई है या नहीं हुई है, वो सारी अमाउंट जो होगी वो क्या कहलाएगी? रेंट कहलाएगी, और उस पर टैक्स लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पे 1,10,000 रुपये टैक्स लगाएंगे, क्योंकि मुझे तो 1,10,000 मिला है, इस पर टैक्स होना चाहिए। नहीं, इनकम टैक्स रूल ये कहता है कि आपको वेदर इनकम रिसीव हुई है या रिसीव होनी है, वो सारा कुछ मिलाकर जो पूरे साल में आपकी इनकम बनती है उस पर टैक्स लगेगा। लिहाजा इधर अगर हम करेक्ट ऑप्शन की तरफ जाएं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? ऑप्शन ए मींस द एक्रूअल बेसिस।
ठीक है, कि कैश बेसिस भी नहीं है, बोथ ए एंड बी भी नहीं है, नन ऑफ द दीज भी नहीं है। 9th MCQ की तरफ चलते हैं। रेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी इज टैक्सेबल अंडर द हेड। यहां वो कहता है रेंट आपको रिसीव हो रहा है, ओके हो गया जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का आपको रेंट रिसीव हो रहा है। शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी, लैंड और बिल्डिंग वो क्या है, प्रॉपर्टी है। लैंड और बिल्डिंग, सिर्फ लैंड और बिल्डिंग, उससे जो भी आपको रेंट मिलेगा वो आपका क्या होगा, क्या होगा भाई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब यहां वो एक और बात ये ऐड कर रहा है, वो कहता है टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। इसका मतलब ये है, एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग के अंदर मशीनरी भी लगी हुई थी, ठीक है जी, प्लांट भी इंस्टॉल था। आपने एक बंदे को, फॉर एग्जाम्पल जैसे फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री की बिल्डिंग होती है, फैक्ट्री के अंदर मशीनरियां भी लगी होती हैं, प्लांट्स लगे होते हैं, आपने वो सारा किसी को रेंट दे दिया। अब वो जो रेंट आएगा, क्या वो खाली रेंट बिल्डिंग का होगा? आप कहेंगे नहीं 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 सर, बिल्डिंग तो चले थी साथ में उसने प्लांट नहीं दिया उसको, वो भी तो वो बंदा यूज करेगा ना, उसका रेंट नहीं देना उसको। इसका मतलब ये है, जो भी रेंट आएगा ना, उस रेंट के अंदर बिल्डिंग का रेंट भी शामिल होगा, और क्या शामिल होगा, प्लांट मशीनरी जो जो कुछ आपने दिया वो सारा उसमें शामिल है। अब क्या ये खालिस बिल्डिंग का रेंट है या इसके अंदर और भी चीजें शामिल हो गई हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, खालिस बिल्डिंग का रेंट नहीं है, इसमें और चीजें भी शामिल होंगी। तो याद रखिएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए रूल ये है कि हम उसी चीज को रेंट या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहेंगे जो सिर्फ और सिर्फ किस से आए, लैंड से आए या फिर बिल्डिंग से आए। इसके अलावा और कोई चीज उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये इसमें और चीजें शामिल होगी, लिहाजा ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर क्या है? तो याद रखिएगा, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाकर टैक्सेबल होगा, लिहाजा ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। बात समझ आ गई? नेक्स्ट चलते हैं। 10th, अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एमेनिटीज, यूटिलिटीज एंड अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद बिल्डिंग इज टैक्सेबल। मैं एग्जांपल देता हूं। तो कहता है एक आपको अमाउंट रिसीव हो रही है, पैसे आ रहे हैं, किस चीज के पैसे आ रहे हैं, एमेनिटीज के, यूटिलिटीज। फॉर एग्जांपल घर है, उसमें आपने हीटिंग सिस्टम लगा के दिया हुआ है, ठीक है जी। अब हीटिंग सिस्टम के आप चार्जेस लेते हैं किराएदार से, बिल्डिंग का किराया भी ले रहे हैं, बिल्डिंग का किराया भी ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी बिल्डिंग का किराया है उसमें फॉर एग्जांपल 10,000, बिल्डिंग का किराया आप 10,000 लेते हैं, प्लस जो यूटिलिटीज का लेते हैं वो 1,000 रुपये, आप एक्चुअली उससे 11,000 रुपये ले रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कितनी अमाउंट जो है ना वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। तो आप कहेंगे सिर्फ 10,000 रुपया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ये जो है वो यूटिलिटीज के पैसे हैं। क्या है? यूटिलिटीज के पैसे हैं। तो यूटिलिटीज के पैसे क्या होने चाहिए? माइनस होने चाहिए रेंट जो आप रिसीव कर रहे हैं इसमें से इस चीज को क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 1,000 रुपया है ये है यूटिलिटीज का। तो ये यूटिलिटीज का जो भी अमाउंट है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये सवाल में यही एमसीक्यूज में यही पूछ रहा है कि वो अमाउंट जो आपको यूटिलिटीज या दूसरी सर्विसेज जो बिल्डिंग से कनेक्टेड हैं जो आप देते हैं टेनेंट्स को, मींस जो किराएदार को देते हैं, उससे जो भी आपको पैसे मिलते हैं वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो होती नहीं है, मैंने आपको बता दिया। तो वो फिर क्या होती है? क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए रूल मैंने आपको बता दिया, सिर्फ लैंड और बिल्डिंग से जो रेंट आएगा, जो पैसे आएंगे, यहाँ यूटिलिटीज से आ रहे हैं, यूटिलिटीज एमेनिटीज, इनको हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं कहना है। तो लिहाजा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो नहीं है, तो फिर ये क्या है? तो याद रखिएगा, जो भी अमाउंट आपको यूटिलिटीज एमेनिटीज या अदर सर्विसेज जो बिल्डिंग से कनेक्टेड होती हैं उनसे जो भी पैसा मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाकर टैक्सेबल होता है। लिहाजा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। 11 एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। एमसीक्यूज क्या है? रेंट रिसीव बाय टेनेंट बाय सबलेटिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड। वो कहता है एक रेंट आपको रिसीव हुआ है। अब रेंट को
का नाम सुनते ही पागल नहीं हो जाना आपने कि यार रेंट आ गया तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, नहीं, समझना है कि ये है क्या। कहता है रेंट रिसीव, जो भी आपको रेंट रिसीव हुआ है किससे, टेनेंट से, किराएदार से। अब सब लेटिंग क्या होता है, सब लेटिंग ऑफ बिल्डिंग, सब लेटिंग का मतलब ये होता है, लेटिंग का मतलब ये है आपने किसी बंदे से किराए पे ली है बिल्डिंग, और सब लेटिंग का मतलब है किराए पे ली हुई बिल्डिंग को आगे किराए पे दे देना। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं ये कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने एक किराए पे घर लिया है और वो किराए के घर पे 3 कमरे हैं, 3 कमरे हैं, 10,000 रुपये उसका किराया है, ठीक है जी। मैंने क्या किया, एक कमरा फालतू था, मैंने एक और बंदा, मेरा दोस्त कहता है जी मुझे किराए पे घर चाहिए या कमरा चाहिए, मैंने उसको कहा यार मेरा एक कमरा खाली है, तू ऐसा कर, तू उधर आ जा, मैं तू किराया मुझे दे दे। अब मैंने एक घर को क्या किया, रेंट पे लिया, उसको आगे से अगेन मैंने एक बंदे को क्या दे दिया, रेंट पे दे दिया। इसको हम क्या कहते हैं, सब लेटिंग ऑफ बिल्डिंग, कि बिल्डिंग को आगे से अगेन किसी को रेंट आउट कर देना। अब वो जो मुझे पैसे देगा मेरा दोस्त, किराया देगा, वो मेरे लिए इनकम होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि वो एक कमरे से आ रही है, मेन बिल्डिंग से आ रही है। लेकिन क्या वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप उसके क्या होने चाहिए, ऑनर होने चाहिए, किसके, लैंड के और बिल्डिंग के, आप क्या होने चाहिए, ऑनर। तो अब तो आप ऑनर है ही नहीं। तो याद रखिएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए 2-3 चीज़ें हैं, एक लैंड से होनी चाहिए, बिल्डिंग से होनी चाहिए, ठीक है, और उसमें कोई चीज़ शामिल नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, आप उसके ऑनर होने चाहिए, तब आपको जो भी पैसा मिलेगा वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाएगी, अदरवाइज वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। लिहाजा यहाँ जो आपकी जो टेनेंट रेंट रिसीव कर रहा है, यहाँ वो कह रहा है ना रेंट रिसीव बाय टेनेंट, किराएदार जो रेंट रिसीव कर रहा है किस तरह रिसीव कर रहा है, सब लेटिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में वो नहीं आता। तो किस में आएगा, किस में टैक्सेबल होगा, याद रखिएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगा। किस में होगा, अब याद रखिएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या होता है, जो इनकम किसी हेड में नहीं आती वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चली जाती है, मतलब जो कहीं नहीं शामिल होता ना उसको हम इस कुएं में डाल देते हैं, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर MCQs। 12th MCQs क्या है, कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग राइट ऑफ प्रॉपर्टी टू एक्सप्लोर नेचुरल डिपॉजिट इज टैक्सेबल अंडर द हेड। ये सिमिलर MCQs आ रहे हैं। अभी वो कहता है, मैंने आपको अभी बताया ऑनर होना बहुत जरूरी है, पिछले MCQs। कहता है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आपको मुआवजा मिला है, उसके बदले में कुछ मिला है, पैसे मिले हैं, आपने राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है ना वो किसी और बंदे को ग्रांट कर दिए, किसी और बंदे को दे दिए। अब आपके पास राइट ही नहीं है, मैंने आपको कहा प्रॉपर्टी इनकम के लिए जरूरी क्या है, आपके पास क्या होने चाहिए, राइट होने चाहिए, मतलब आप ऑनर होने चाहिए। आपने क्या किया, आपने राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो थे वो किसी और बंदे को ग्रांट कर दी, किसी और को दे दी, और उसको देने के बाद आपको पैसे मिले, और वो बंदा उससे करेगा क्या, कोई भी ज़मीन के अंदर नेचुरल रिसोर्स हैं वो निकालेगा, जो भी है वो उसका काम है ना। लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं कि जो भी आपको कंसिडरेशन मिली है, पैसे मिले हैं, आपने प्रॉपर्टी के राइट्स किसी और को दे दिए, तो क्या ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, किस हेड के अंदर आएगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि मैंने कहा लैंड बिल्डिंग होनी चाहिए, तीसरी ऑनर होना चाहिए, तो आपने तो ऑनरशिप दे दी है, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये नहीं है। तो क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, जो किसी में नहीं है वो किस में जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर MCQs। नंबर 13, रेंट चार्जेबल टू टैक्स इंक्लूड। अब जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है, याद रखिएगा रेंट के अंदर जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स का मतलब ये है कि वो रेंट की अमाउंट जिस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा, वो कहता है उसमें क्या क्या शामिल होता है। अच्छा, रेंट
वो अमाउंट जिस पर हम टैक्स चार्ज करते हैं, रेंट की वो अमाउंट जिस पर हम टैक्स चार्ज करते हैं, उसमें खाली रेंट शामिल नहीं होता, उसमें और चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं। वो हमसे पूछ रहा है कि उसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो पहला वो कहता है रेंट जो भी रिसीव करेंगे, जी बिल्कुल होगा, ये भी होता है। फॉरफिटेड अमाउंट एंड रिकवर्ड अमाउंट ऑफ अनपेड रेंट। एक बंदा था, उसने हमें रेंट नहीं दिया था, भाग गया, अचानक उसको खौफ खुदा आया तो उसने हमें आके ना रेंट दे दिया। तो अनपेड रेंट हमें मिल गया, तो वो क्या कहलाएगा, रेंट ही कहलाएगा ना। तो लिहाजा उसको भी हम किस में शामिल करेंगे, हम अपने रेंट के अंदर उसको क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, प्लस, मीन्स ये भी इंक्लूड है। 1/4 ऑफ अनएडजस्टेबल लोन फ्रॉम टेनेंट या अनएडजस्टेबल एडवांस कह लें इसको, फ्रॉम टेनेंट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड पेड बाय टेनेंट। अब ये जो अनएडजस्टेबल एडवांस होता है जो हम टेनेंट से लेते हैं, जैसे हम, आपको पता है एक वर्ड होता है, पगड़ी का वर्ड होता है कि दुकानें आप देते हैं तो उस पर आप क्या ले रहे होते हैं, उनसे आप कहते हैं जी आप हमें एडवांस दे दें जी। फॉर एग्जांपल बंदा को दुकान किराए पे लेना चाह रहा हो ना, नया प्लाजा बन रहा है, तो वो कहते हैं जी हम नया प्लाजा बना रहे हैं, ऐसा करें आप एडवांस में हमें 2.5 लाख रुपए जमा करवा दें, 3 लाख रुपए जमा करवा दें। तो वो जो 2.5-3 लाख रुपए है जो वो प्लाजा बना रहा है उसको वो रिसीव होगा, उसके लिए वो इनकम होगी, क्या वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। तो अब बात ये है कि डिसाइड करने के लिए तरीका क्या है, लैंड और बिल्डिंग और ऑनर। तो क्या ये जो 2.5-3 लाख रुपए आएगा ये बिल्डिंग की वजह से आ रहा है, तो आप कहेंगे लाजमी बात है, दुकानें बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वजह से आ रहा है, लिहाजा उसको हम क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल करेंगे। लिहाजा अनएडजस्टेबल एडवांस जो होता है वो भी रेंट की अमाउंट में शामिल होता है। इसी तरह आप, उसने लिखा हुआ है ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है जिम्मेदारी। लैंडलॉर्ड मींस जो मालिक था उसकी कोई जिम्मेदारी थी, फॉर एग्जांपल कोई टैक्स वगैरह हमने देना था तो हम इधर मौजूद नहीं थे, तो हमारा टैक्स हमारे किराएदार ने पे कर दिया। ठीक है, किसने पे कर दिया, किराएदार ने पे कर दिया। तो जो अमाउंट होगी वो भी हम किसके अंदर शामिल करेंगे, रेंट की अमाउंट के अंदर शामिल करेंगे। क्यों शामिल करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। देखें, एक बंदा किराएदार है, 10,000 रुपये महीने का किराया देता है और महीने का 10,000 दे रहा है, साल का 1,20,000 हो गया। आप पे टैक्स लगा, आप पर, उसकी बात नहीं कर रहा, आप पर टैक्स लगा 10,000 रुपये, आप यहाँ मौजूद नहीं थे, तो आपने 10,000 रुपये टैक्स देना है। आपने किराएदार को कॉल की, यार ऐसा है मेरा ये टैक्स 10,000 रुपये है, तो आप ऐसा करो ना यार अपने जेब से 10,000 दे देना, तो मैं आपके वो जो टैक्स की अमाउंट जो आप मेरे हिस्से की दोगे वो आप किराए में से काट लेना। किस में से काट लेना, अब वो हमें 1 महीने का किराया नहीं देगा क्योंकि 10,000 उसने टैक्स दे दिया, तो एक्चुअली मुझे 11 महीने का किराया मिलेगा, क्योंकि 1 महीने का किराया वो मुझे नहीं देगा, क्योंकि 1 महीने का किराए को वो उसने टैक्स की सूरत में दे दिया। ठीक है, लेकिन वो मेरे लिए अगर वो मुझे देता तो वो मेरे लिए क्या कहलाती, रेंट ही कहलाती ना, रेंट कहलाता, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहलाता। लिहाजा उसको मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। लिहाजा ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर क्या होती हैं, ऐड। लिहाजा अगर पूछा जाए कि रेंट चार्जेबल जो टैक्स है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं उसके अंदर। तो लिहाजा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर MCQs। बात समझ रहे हैं। अब वो कहता है इफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन और इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब हम बात हो रही है हमारी। कहता है अगर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी किसी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन की हो या इंडिविजुअल की हो, और वो कितनी होनी चाहिए, अप टू का मतलब ये है कि वो उस तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। कहता है एक बंदे की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो 2 लाख रुपए तक है, 2 लाख से ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी, तो उस पे रेट ऑफ टैक्स क्या होगा जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का है। तो याद रखिएगा, इसके लिए आपको इसका टेबल याद करना चाहिए। ये इसका टेबल, अगर आपको ये टेबल याद हो जाए तो आपको ये सारा मामला आसानी से हल हो सकता है। यहाँ आप रेट देखें, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेट्स, ग्रॉस रेंट अप टू 2 लाख। अगर आपकी
रेंट की अमाउंट है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 2 लाख है, तो आपका रेट ऑफ टैक्स कितना है 0%। तो वो कहता है अगर 2 लाख तक हो तो क्या रेट होना चाहिए, तो आपको पता ही चल गया इस टेबल से क्या होगा जी 0%। अगर एक बंदे की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 2 लाख से 6 लाख के दरमियान है, 2 लाख से ज्यादा 6 लाख से कम, तो फिर क्या होगा 5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख। मींस 2 लाख तक तो 0% है ना, 2 लाख से एक्सीडिंग अमाउंट, 2 लाख से जितनी ऊपर अमाउंट होगी उस पर कितने परसेंट है 5% है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एक बंदा है, उसकी इनकम है 3.5 लाख। अब इसका टैक्स बताएं क्या होगा। 2 लाख तक क्या है 0, 2 लाख से ऊपर कितनी है एक्सीडिंग अमाउंट, एक्सीडिंग अमाउंट कितनी है, ज्यादा कितनी है 2 लाख से 1.5 लाख। आपने ये कैसे निकाली है, 3.5 लाख में से 2 लाख को आपने क्या किया है माइनस, तो 1.5 लाख का, इसका कितने परसेंट उसने लिखा हुआ है 5% टैक्स होगा। मतलब 1.5 लाख का 5% लेंगे, जो अमाउंट आएगी वो आपका रेंट होगा, रेंट पे टैक्स होगा, मींस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वो टैक्स होगा। बात समझ रहे हैं। इसी तरह 6 लाख से 6 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक हो तो 20,000 फिक्स अमाउंट है, प्लस 10% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस रेंट एक्सीडिंग 6 लाख, मींस 20,000 फिक्स रहेगी। 20,000 में आपने जमा करना है 10% किस अमाउंट का, 6 लाख से जितनी ऊपर होगी, ठीक है, ये आ जाएगा। चौथे में 10 लाख 1 से लेकर 20 लाख तक हो अगर आपकी रेंट की वैल्यू, तो 60,000 फिक्स है, प्लस और भी इसमें शामिल है 15% किस चीज का, 10 लाख से जितनी ऊपर अमाउंट होगी उसका 15% लेंगे, वो भी 60,000 में ऐड करेंगे, जो अमाउंट आएगी वो आपका रेंट होगा। और 20 लाख से जितनी ज्यादा हो, 2,10,000 फिक्स प्लस 20%, 20 लाख से जितनी ऊपर अमाउंट होगी उसका 20% लेंगे, जो अमाउंट आएगी वो 2,10,000 में ऐड करेंगे, टोटल जो अमाउंट बनेगी वो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का टैक्स होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं 15वें एमसीक्यूज पे। इफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंडिविजुअल इज अबव 2 लाख बट बिलो 6 लाख, टैक्स रेट ऊपर अभी बताया यार आपको, 2 लाख से ज्यादा 6 लाख से कम, तो टैक्स का रेट ये अभी ऊपर ही है, 2 लाख से ज्यादा 6 लाख से कम, तो कितना होगा 5%। तो इसमें 5% ऑफ कौन सा वाला है, 5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 16 में क्या है, इफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और इंडिविजुअल इज अबव 6 लाख बट बिलो 10 लाख, 6 लाख से 10 लाख, तो क्या होगा 20% और 10%, 20% और 10% ऑफ ग्रॉस, तो ये ए ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है फॉर दिस एमसीक्यूज। ठीक है जी, तो रेट यूं चल रहा है, बेसिकली यूं चलता है 5%, 10%, 15% और फिर 20%। तो पहला 5 था, दूसरा 10 है, तो तीसरा 15 होगा, फिर 20% आएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंडिविजुअल इज अबव 10 लाख बट बिलो 20 लाख, टैक्स रेट। वो कहता है एक बंदा है, उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 10 लाख से ज्यादा है लेकिन 20 लाख से कम है, तो कौन सा टैक्स का रेट होगा। मैंने भी आपको बताया था कि रेट 5, 10, 15 और 20 के हिसाब से चलेगा। तो अभी 10 तो हो चुका था ना, अब फिर नेक्स्ट कौन सा है 15, तो इसमें हमारे पास ये 60,000 प्लस 15% ऑफ ग्रॉस अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख, ये बी ऑप्शन है। फिर कहता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंडिविजुअल इज अबव, क्या जी 20 लाख से ज्यादा अगर बंदे का हो तो 2,10,000 फिक्स है और 20% है 20 लाख से ऊपर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। इन सब एमसीक्यूज के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास 19वां एमसीक्यूज क्या है, रिपेयर अलाउंस शुड बी
डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी इक्वल्स टू। अच्छा ये याद रखें, एक नई चीज़ आपको मैं बता दूं। पहले ये होता था जब भी हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकालते थे ना, तो जो हम रेंट रिसीव करते थे उसको हम क्या करते थे, मतलब रेंट के साथ और भी जो हमें पैसे मिल रहे होते थे ना, जैसे अभी पीछे मैंने आपको बताया कि आपको जो भी एडवांस के तौर पर पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, वो अमाउंट सारी चीज़ें, ठीक है, या कोई भी आप एक और मैं आपको बात बता दूं, फॉरफिटेड अमाउंट होती है, फॉरफिटेड टोकन मनी होती है। फॉरफिटेड टोकन मनी क्या होती है कि एक बंदा है, उसने आपसे एक मुआहदा किया कि यार मैं आपकी बिल्डिंग खरीदना चाहता हूँ, तो वो आपको पता है जब भी आप बिल्डिंग, कोई कहता है ना बिल्डिंग आप हमारी खरीदना चाहते हैं, तो आप उसको कहते हैं यार आप ऐसा करें, को टोकन मनी दे जाएं, थोड़ा सा बयाना दे जाएं। तो उसने आपको 20,000 बयाना दिया, घर गया ना, तो घर वालों ने कहा यार ये हमने बिल्डिंग नहीं लेनी। अब बयाना वो दे के चला गया था, बाद में आएगा कहेगा जी वो घर वाले नहीं मान रहे, तो आप उसे कहेंगे भाई मैं आपको बयाना वापस करने वाला नहीं हूं। कानून ये कहता है कि अगर कोई बायर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे तो सेलर उसको जो एडवांस में टोकन मनी उसने रिसीव की थी वो वापस नहीं करेगा, वो उसको फोरफीट कर लेगा। फोरफीटेड का मतलब होता है जब्त कर लेना, तो वो उसको क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा। बात समझ रहे? तो ये सारी चीजें क्या होती थी, रेंट में ऐड होती थी, ठीक है जी। अब जो रेंट होता है वो तो हमें आ रहा है बिल्डिंग से या जो भी है, अब क्या उस बिल्डिंग की रिपेयरिंग नहीं करानी होती, करानी होती। तो पहले होता ये था कि जितना भी आपको रेंट रिसीव होता था उसमें से हम कुछ एक्सपेंसेस माइनस कर देते थे। इंडिविजुअल्स की बात बता रहा हूं अपनी, लेकिन अब वो कानून खत्म हो गया। अब जो भी आपको अमाउंट ऑफ रेंट मींस जो भी आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आएगी उसमें से कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं है, कुछ भी आप माइनस नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को अलाउ है कि वो माइनस कर सके। लिहाजा इस एमसीक्यूज के अंदर उसने कंपनी की बात की है कि जो कंपनी है, ये देखें कंपनी का वर्ड लिखा हुआ है कि रिपेयर्स अलाउंस शुड बी डिडक्टेड, के रिपेयर्स के जो पैसे हैं वो माइनस कर सकता है, किस में से, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से। कौन कर सकता है, कंपनी। हमारे लिए ये अलाउ नहीं है। और कितने माइनस हो सकते हैं, जो भी आरसीटी होती है, आरसीटी कहते हैं रेंट चार्जेबल टू टैक्स को, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। याद रखिएगा रूल ये है, कंपनी जो रिपेयर अलाउंस माइनस डिडक्ट कर सकती है वो कितना कर सकती है, 1/5 ऑफ आरसीटी, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। तो लिहाजा 1/5 किधर है, पहला ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। 20th एमसीक्यूज क्या है जी, प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंडिचर कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेंटल इनकम ऑफ। मैंने अभी आपको बताया कि इंडिविजुअल्स के लिए अलाउ नहीं है कि वो कोई भी एक्सपेंस इनकम में से माइनस कर सकें। कौन सी इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कौन करेगा, कंपनी। तो यहां देखते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सैलर्ड इंडिविजुअल, कंपनी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं रेंटल इनकम में से, लेकिन ये किसको अलाउ है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी को अलाउ है। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। 21 क्या है, वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कलेक्शन चार्जेस, ये देखें फिर चार्जेस आ गए ना, आर अलाउड इन केस ऑफ कंपनी। कंपनी को ये अलाउ होंगे, लाजमी बात है, ये एक्सपेंस है प्रॉपर्टी इनकम में से जो माइनस होते हैं वो कंपनी को अलाउ है। वो कहता है ये कैलकुलेट हम करते हैं जब, तो वो कहता है वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कलेक्शन चार्जेस आर अलाउड इन केस ऑफ कंपनी। कंपनी को जो अलाउ है कलेक्शन चार्जेस वो किस बेस पे होते हैं, ऑन एक्चुअल बेसिस इक्वल्स टू 1/5। याद रखिएगा इसका जो रेट होता है वो होता है 6%। तो यहां मेरे ख्याल से 6% दिया कोई नहीं है किसी में, तो नन ऑफ द अबव जो होता है वो क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रॉपर्टी इनकम में क्या क्या शामिल है जी, इसमें कहता है प्रॉपर्टी इनकम क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। क्या ये प्रॉपर्टी इनकम में शामिल है, नहीं। क्यों भाई, प्रॉपर्टी सेल हो गई है, आपकी तो प्रॉपर्टी रही ही नहीं। मैंने आपको कहा था प्रॉपर्टी इनकम क्या होती है, जब प्रॉपर्टी आपके ऑनरशिप में हो, तो ऑनरशिप तो चली गई, तो लिहाजा ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। रेंट चार्जेबल टू टैक्स ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट, लेट आउट का मतलब किराए पे दी प्रॉपर्टी,
उससे जो भी आपको रेंट मिलेगा, प्रॉपर्टी कोई भी थी आपने किराए पे दे दी, जो भी रेंट रिसीव होगा लाजमी आता है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी। लिहाजा इस एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ये वाला बनता है कि ये इसमें इंक्लूड है। एनुअल लेटिंग वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड, कि एक प्रॉपर्टी है उसमें आप खुद रह रहे हैं, उसका जो पूरे साल का रेंट होगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को थोड़ी रेंट दे रहे हैं। लिहाजा ये ऑप्शन भी नहीं है और नन ऑफ द अबव बी ऑप्शन है नहीं है। लिहाजा बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। 23 क्या है जी? रेंट चार्जेबल टू टैक्स इंक्लूड्स। रेंट चार्जेबल टू टैक्स में क्या क्या शामिल है? ये वही बात फिर दोबारा आ गई जो पहले भी हो चुकी है। रेंट रिसीव्ड और रिकवरेबल बाय द ऑनर ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड एंड बिल्डिंग। रेंट जो भी रिसीव होगा ऑनर को लैंड और बिल्डिंग से, जी बिल्कुल ये इनकम फ्रॉम ये रेंट के अंदर शामिल है जी। ये बिल्कुल चीज़ें ये किसके अंदर शामिल हैं? ये इसके अंदर शामिल हैं। वो कह रहा है 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस, जी ये भी शामिल है उसके अंदर। टोकन मनी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, फोरफिटेड टोकन मनी, वो पैसा जो बयाने का आप जब्त कर लेते हैं वो भी आपकी रेंट के अंदर शामिल होता है। लिहाजा ये भी शामिल होगा। मींस के ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। लिहाजा ये सारे ही हैं किसके अंदर शामिल? रेंट के अंदर। लिहाजा ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज। अभी वो कह रहे हैं अनएडजस्टेबल एडवांस रेंट इज इंक्लूडेड इन रेंटेड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अप टू, ऊपर देखें इस ऑप्शन में 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस रेंट। तो याद रखिएगा जो भी आपको एडवांस मिलता है रेंट पे, कोई आप चीज़ें देते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक दुकान आप बनाने लगे हैं तो आपने पहले ही अनाउंस कर दीजिए मैं दुकान बनाने लगा हूँ, जिसने लेनी है तो मुझे एडवांस दे दे। तो एक बंदे ने आपको कहा, आपने कहा जी मैं 3 लाख रुपए एडवांस लूँगा, फिर बिल्डिंग बनेगी, फिर आपकी दुकान होगी, तो वो जो 3 लाख रुपए आएगा इनकम टैक्स ये कहता है वो सारे का सारा टैक्सेबल नहीं होगा, उसका 10वां हिस्सा हर साल टैक्सेबल होगा। मींस 1/10, ठीक है, पार्ट जो होगा जो अनएडजस्टेबल एडवांस होगा उसका हम किसके अंदर शामिल करेंगे? रेंट के अंदर हम क्या करेंगे? उसको ऐड करते रहेंगे। लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन है। ठीक है जी। हमारे पास 25th एमसीक्यूज क्या है जी? 25th एमसीक्यूज, ये 26 लिखा गया है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स कम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी? इसमें से कौन सी ऐसी है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आती है? तो मेरे ख्याल से ये रेंट रिसीव भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता है, फोरफिटेड डिपॉजिट भी, ये पहले बात हो चुकी है फोरफिटेड की, ये भी, और 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस ये भी इसी के अंदर आता है। लिहाजा ऑल ऑफ द अबव जो है ये सारे के सारे किस में अंदर आते हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। लिहाजा ये इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट जो मैं वीडियोस बनाऊंगा जो कि कैपिटल गेन से हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं, बहुत से लेक्चर्स हैं एमसीक्यूज़ के जो आने वाले हैं, तो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत आपको हेल्प करने लगे हैं। लिहाजा इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करें और लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।